कई दिनों से चिड़िया का घोंसला जगह जगह से टूटा हुआ था। वो उसे मरम्मत करने की कोशिश करती, लेकिन उसे वक्त ही नहीं मिलता था। और जंगल में बारिश की वजह से बेचारे रीमा के बच्चे सो नहीं पाते थे। मीना कुक्कू बेटा, मैं शाम को घर जल्दी लौट कर आऊंगी। फिर हम सब मिलकर घोंसले की मरम्मत करेंगे। माँ, रात को जब बारिश हो रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। बच्चों, जो भी हो, आज मैं घोंसले की मरम्मत करके ही रहूंगी। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है। वो सारा दिन फिरती है। फिर कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया को दाने मिल जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या आज तुम सूखा दाना ही ले जा रही हो? अभी तो बहुत समय है, हम और थोड़ा आगे जाते हैं, शायद कोई मीठा फल मिल जाए। नहीं गोरी बहन, मेरा घोंसला जगह जगह से टूटा हुआ है। आज शाम को मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। बच्चों, आप दोनों ये दाना खा लें, तब तक मैं जंगल से घास इकट्ठा करके ले आती हूँ। फिर हम सब मिलकर घोंसले की मरम्मत करेंगे। मम्मा, आपको तो बहुत काम करना पड़ता है ना? मीना बेटी, मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके चिड़िया सूखी घास इकट्ठा करती है और उनका एक गठरी बनाकर अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है और वो कबूतर चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, ये घास तुम मुझे दे दो। ये घास की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि लूसी के अंडे में से बच्चा बाहर निकला है। उसके लिए घोंसला जरूरत है। मैं इस घास से उसके लिए घोंसला बनाऊंगा। हमारे घर में तो सिर्फ एक ही घोंसला है। मगर कबूतर भैया, मेरा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। सारी रात मेरे बच्चों को ठंड लगती है। चिड़िया बहन, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, उसे घोंसले की बहुत जरूरत है। मैं आपकी कल जरूर मदद कर दूंगा। चिड़िया अपनी लाई हुई घास कबूतर को दे देती है और खाली पंख घर लौटती है। माँ, क्या हुआ? सूखा घास नहीं मिला आपको? मिली थी मीना बेटी, मगर रास्ते में कबूतर ले गया। उसके बेटे को अब घोंसले की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। मैंने अपना सूखा घास उसे दे दिया। रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। उस रात चिड़िया के बच्चे जैसे तैसे घोंसले में सो रहे थे। अरे ये क्या? बारिश का पानी टपक टपक कर घोंसले में आ रहा है। बारिश की पानी की वजह से मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया रात भर अपने पंखों से बच्चों के ऊपर बारिश का पानी गिरने नहीं देती। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रात भर चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से सुबह बीमार पड़ जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बेटी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। आप घर के बाहर बैठ जाओ। किसी आते जाते पक्षी को मदद मांग लेना, वो मुझे जड़ी बूटियां लाकर दे देंगे। फिर दोनों बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कबूतर कबूतर अंकल, हमारी मदद करें। मेरी मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। मीना बेटी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। फिर कबूतर बच्चों के साथ घर के अंदर जाता है। चिड़िया बहन, कल आप मुझे कल सूखा घास नहीं देती तो मेरा छोटा सा बेटा बीमार पड़ जाता। कबूतर भैया, अच्छा हुआ आज आप आ गए। मुझे तेज़ बुखार है। मेरे बच्चों को उड़ना नहीं आता। आप जंगल जाकर मेरे लिए कुछ बुखार कम करने वाली जड़ी बूटियां ले आएं। चिड़िया बहन, आप चिंता मत करना। मुसीबत में दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। लूसी चिड़िया को तेज बुखार है। आप उसके लिए जंगल से जड़ी बूटियां ले आइए और मैं उसके लिए सूखा घास ले आऊंगा। सूखी घास? क्यों पति जी, हमारे घर में तो घोंसले पड़े हैं। कल नया घोंसला बनाने के लिए मैंने चिड़िया से सूखा घास लिया था। आज मुझे चिड़िया का घोंसला मरम्मत करनी है। फिर लूसी कबूतरी चिड़िया के लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल चली जाती है और उसका पति कबूतर सूखी घास लेने जंगल चला जाता है। रीमा बहन, आप ये जड़ी बूटी पी लेना, मैं अपने पति कबूतर को देखती हूँ। मगर लूसी बहन, कबूतर भैया कहाँ हैं? वो आपके घोंसले को ठीक करने के लिए सूख घास लेने जंगल गए हुए हैं।
कबूतर भी सूखी घास लेकर आ जाता है। फिर कबूतर और उसके पत्नी मिलकर चिड़िया का घोंसला मरम्मत करते हैं। रीमा बहन, आप चिंता मत करना, आज रात भोजन के लिए मेरे तरफ से ये मीठे फल ले लें। जिसे आप जैसे अच्छे दोस्त और पड़ोसी हो, उसे काहे की चिंता। चिड़िया बहन, कर भला तो हो भला। ये सब रीमा के दोनों बच्चे सुन रहे थे और वो सीख रहे थे कि मुसीबत में दूसरों की मदद कैसे करते हैं। इस तरह चिड़िया और उसका दोस्त कबूतर आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए आराम से रहने लगते हैं। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कलुए जी, ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कव्वी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोती और कबूतर भैया, चलो कौवा और कव्वी कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहां से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रीमा चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने जमा की हुई है। गोरी और कलुवे, इतनी सारी लकड़ियाँ तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं तोते भैया, हम इन कौवा से लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं। वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवा और कव्वी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर बिना जाना हो तो हमारे घरों में खाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कव्वी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी ना था। एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कलुए, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते, तोते, दरवाजा खोलो मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे लालची कव्वे। चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कव्वे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना। मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा रीमा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कव्वे, काले कव्वे, मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ।
फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक कटोरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की ओर लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियां ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया और समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं, मेरा बेटा और गोरी बारिश में भूखे मर रहे हैं। इसीलिए तो कव्वे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। इस तरह कौवे को उसकी गलती की सजा मिल जाती है। खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। रीमा चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अब कुछ ही दिनों में वो 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अब इस जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। जब से टुन्नू जी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, तब से मैंने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर रीमा चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ पर वो लोगों को मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले के पास भीड़ लगा रखी है? अच्छा, इस चीज़ का नाम मोमो है। क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल के पक्षियों के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगा लूं। फिर रीमा चिड़िया जल्दी से अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठकर ढेर सारे मोमोज बना लेती है और जंगल में मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, आओ, मेरे पंख के बने हुए गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मसालेदार वाले मोमोज तुम सबने कभी खाए नहीं होंगे। मेरे बनाए हुए मोमोज खाकर तुम सब दूसरा चाट खाना ही भूल जाओगे। रीमा की आवाज सुनकर वहाँ पर लाडो आती है। रीमा, एक प्लेट मोमोज मुझे भी देना। देखूं तो तुमने मोमोज कैसे बनाए हैं। हाँ हाँ लाडो, क्यों नहीं, तुम खा कर देखना। अगर अच्छे लगे तो दूसरे पक्षियों को भी मेरे ठेले के पास भेजना। फिर रीमा चिड़िया एक प्लेट मोमोज में तीखी लाल चटनी डालकर लाडो को दे देती है। लाडो मजे से मोमोज खाने लगती है। अरे वाह रीमा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज और तीखी चटनी खाकर मजा ही आ गया। मैं अब भी जाकर सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने के लिए भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते रीमा का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। पक्षी रानू के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब से रीमा ने मोमोज का ठेला जंगल में लगाया है, तब से पक्षी हमारा समोसा चाट खाना ही भूल गए हैं। हाँ कलुवे जी, हम दोनों समोसे के ठेले के पास खड़े बस मक्खियाँ ही मारते रहते हैं। कोई भी ग्राहक हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। फिर हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ कलुवे, हमें रीमा का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे कहकर गोरी कलुआ के कान में उपाय बताती है। दूसरे दिन रीमा चिड़िया हर रोज की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई मेरी मदद कर दो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। रीमा चिड़िया दूर से कलुआ को देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया कलुवे भैया को? मुझे अभी जाकर उनकी मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर जल्दी से कलुआ कौवे के पास जाती है। अरे कलुवे भैया, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे रीमा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समोसे बना रहा था, तभी थोड़ा सा तेल मेरे पंखों पर गिर गया। अब ठीक हूँ। तुम जाओ जाकर अपना ठेला संभालो। उतनी देर में गोरी कौवी रीमा के मोमोज की चटनी में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। रीमा इस चाल से अनजान थी और वे वापस आकर मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देखते ही देखते रीमा के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रीमा, मैंने सुबह तुम्हारे ठेले से मोमोज खाए थे, तब से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं। सच सच बताओ,
तुमने क्या मिलावट की है? रीमा, सच सच बताओ, तुमने मोमोज में क्या मिलाया है? जब से हमने मोमोज खाए हैं तब से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं मिलावट करूंगी तो मोमोज कैसे बेचूंगी? रीमा सब पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी पक्षी मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारी रीमा चिड़िया रोते हुए अपने ठेले को टूटते हुए देखती रहती है। देखा कलुए जी, मेरा कमाल। मैंने कहा था ना, रीमा के ठेले को पक्षियों से ही तुड़वा दूंगी। हाँ गौरी, तुमने बहुत सही किया। कल से पक्षी हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए जरूर आएंगे। उन दोनों की बातें कबूतर सुन लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक गरीब माँ मेहनत करके मोमोज बना रही थी और तुम दोनों से ये सहन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के बारे में जंगल के पक्षियों को बोलकर जंगल से भगा दूं, जाओ और रीमा से माफी मांग लो। कबूतर की बातें सुनकर गोरी और कलुआ डर जाते हैं और जल्दी से रीमा के पास जाकर माफी मांगते हैं। रीमा चिड़िया बड़े दिल से माफ कर देती है। अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रीमा के 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। गुड़िया बेटी, तुम घर में ही रहना, मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं जल्दी भोजन लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मम्मा, आप हर रोज भोजन लेने अकेले जाती हो, मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, बाहर शिकारी पक्षी भी होते हैं, इसलिए तुम चुपचाप घोंसले में बैठो, मैं अभी भोजन लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मम्मा, लेकर चलो ना। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें लेकर जाती, लेकिन अगर हमारे घर में कोई भी नहीं रहेगा तो जंगल के पक्षी हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें घर खाली दिखता है तो वे दूसरों के घर में रहने लगते हैं। इसलिए तुम मत आओ और यही रहो। मुझे भी तो भोजन लाना सीखना है कि कैसे भोजन लाते हैं। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाओगी तो फिर कैसे सीखूंगी? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर रीमा अपने बेटी को लेकर भोजन ढूंढने चली जाती है। जाते ही वहाँ पर कालू और गोरी रीमा के घर में घुस आते हैं। अरे कालू जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा घोंसला मिल गया है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। हाँ गौरी, अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। जल्दी ही उसे एक जगह भोजन मिल जाता है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन मिल गया है, चलो अब हम जल्दी अपने घर चलते हैं। रीमा भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले को किसी ने कब्जा किया है। वो आवाज लगाती है, कौन है? कौन है मेरे घर में? जल्दी से बाहर निकलो। रीमा की आवाज सुनकर गोरी बाहर आती है। चिड़िया, क्या हुआ? जल्दी बोलो, मेरा बेटा भूखा है, मुझे उसे भोजन खिलाना है। बोलो, क्या काम है? गोरी बहन, जिस घर में आप रहने आ गई हैं, ये घर मेरा है। मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो आप मेरे घर को खाली कर दो, जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, तू यहाँ रह रही थी तो हम क्या करें? मुझे तो ये घर खाली मिला, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। तुम जाओ यहाँ से। अब हम इस घर में किसी को नहीं आने देंगे। ये घर अब हमारा है। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। गौरी, क्या हुआ? क्या बोल रही है ये चिड़िया? देखो ना कालू जी, ये चिड़िया क्या बोल रही है। ये कह रही है कि ये इसका घर है और हम इसे खाली कर दें। गौरी, हम इस घर को कैसे खाली कर सकते हैं? जब हम यहाँ आए थे तब ये खाली था, इसीलिए हम इसमें रहने लगे। चल छोटी चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। रीमा उनकी बातें सुनकर डर जाती है और सोचती है कि अब इन कौवों से कौन झगड़ेगा। इसलिए वो अपने बेटी से कहती है, देखा गुड़िया बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो कोई उस पर कब्जा कर लेगा। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी कोई घर कब्जा कर लेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, तोते भैया के घर चलते हैं और वहाँ रहेंगे जब तक हमारा दूसरा घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बेटी को लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोता अपने घर के बाहर ही बैठा था। रीमा उससे कहती है, सुनो तोते भैया, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को अपने घर में रख लो। कालू और गोरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर को खाली नहीं कर रहे हैं। रीमा, तुम और तुम्हारे बेटी कहाँ चले गए थे जो कौवों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? तुम घर में नहीं थी क्या जब वो आए थे?
तोते भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी तो मेरी बेटी भी जिद करने लगी कि वो भी मेरे साथ जाएगी भोजन लेने। इसलिए मैं अपने बेटी को लेकर भोजन लेने चली गई और जब मैं वापस आई तब तक तो कौवों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और वो उसमें रहने लगे। रीमा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे घर में रहने दो और हाँ, तुम भी रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, बस जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर के अंदर आ जाती है। फिर वो अपने बच्चों को भोजन खाने के लिए देती है और कुछ भोजन तोते और उसकी पत्नी को भी देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी दाना देने के लिए। वैसे हम तो अभी भोजन लेने ही जा रहे थे, फिर तुमने हमें क्यों दिया? तुम अपने बच्चों को ही खिला देती। कोई बात नहीं तोते भैया, अब आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। मैं अब कहाँ से सूखी लकड़ियाँ ढूंढूं? यहाँ तो हर तरफ घास है, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। उनके यहाँ तो चूल्हा जलता है, तो उनके पास लकड़ियाँ जरूर होंगी। रीमा किसान की पत्नी के पास जाती है और देखती है कि वो घर के बाहर बैठी थी। माँ जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दीजिए जिनसे मैं अपना घोंसला बना सकूं। जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं, तुम ले जाओ और अपना घोंसला बना लो। चिड़िया खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर वापस आती है और अपना घोंसला बनाती है। जब उसका घोंसला बन जाता है तो वो अपने बच्चों को तोते के घर से लेने जाती है और उन्हें ले आती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी आराम से रीमा के घोंसले में बैठे हुए थे। तभी कालू गोरी से कहता है, अरे गोरी, चलो ना झरने के पास चलते हैं। अगर हम लोग झरने के पास गए तो हमारा घोंसला कोई और पक्षी आकर चुरा लेगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे गोरी, तुम इतना क्यों चिंता करती हो? हमारा जग्गू है ना, उसको घर पर ही रखेंगे। हम दोनों झरने के पास जाएंगे, कोई भी पक्षी हमारे घोंसले में नहीं घुस आएगा। कालू और गोरी के जाते ही वहाँ पर चील और उसका पति आ जाते हैं। पति जी, आज तो हमें बना बनाया हुआ घोंसला और खाना मिल गया है। हाँ माही, अब तो किस बात की देरी, चलो पेट भर खाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोरी और कालू के बेटे को मारकर खा जाते हैं। खाकर आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी झरने के पास आराम से सो रहे थे। तभी उनके पास भागा भागा कबूतर आता है। कालू, तुम दोनों पति पत्नी आराम से यहाँ सो रहे हो? वाह, तुम्हारे बेटे जग्गू को घर में अकेले देखकर चील ने तुम्हारे बेटे को मार दिया और खा गई, और तो और तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लिया। लगता है जो तुम दोनों ने चिड़िया के साथ किया, ये उसी की सजा मिल रही है। कबूतर, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। फिर जब पति पत्नी घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे जग्गू के पंख खून से लथपथ घोंसले के बाहर बिखरे पड़े हैं और घोंसले के अंदर चील आराम से सो रही थी। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। ऐसे उन दोनों कौवों को अपनी गलती की सजा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया अपने नए घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।